नमस्कार। योगी ने ठीक ही कहा था कि कुछ लोग यूपी में सीएए और एनआरसी के नाम पर लोगों को भड़काने के काम पर लगे हैं। आज जब हमने इस भड़काऊ गैंग की पूरी तहकीकात की तो पता चला कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। इस गेम में बहुत सारे लोग हैं। यूपी में कम से कम 100 ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान वोट 10% से ज्यादा है और खासकर इन्हीं 100 सीटों पर यहां के मुस्लिम मोहल्लों में बहुत सारे वीडियो वायरल किए गए हैं। जब हमने इन सारे वीडियोस की पड़ताल की तो पता चला कि कम से कम 10 ऐसे मौलाना हैं जो लोगों को बहकाने वाली, बरगलाने वाली बातें कर रहे हैं, अलग अलग मंचों से लड़ाने वाली बातें कह रहे हैं। कोई मौलाना महाराष्ट्र में बैठा है, बात उत्तर प्रदेश की कर रहा है, कोई बंगाल में बैठा है, माहौल यूपी के लिए बना रहा है और अलग अलग शहरों से ये सारे वीडियोस यूपी पहुंचाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में, अलग अलग पार्टियों के बारे में कमेंट हो रहे हैं। सीएए एनआरसी को लेकर एक एजेंडा चलाया जा रहा है। तो आज एक एक करके इन तमाम भड़काऊ लोगों की पोल खोलते हैं। मुल्क का कंट्रोल भी किसके हाथ है? हाँ, ये मत समझो कि ये चाय बेचने वाले मुल्क चला रहे हैं। कोई नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। कोई डर और खौफ की जरूरत नहीं है कि कोई डर और खौफ की जरूरत नहीं। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं। मौलाना ब्रिगेड एक बार फिर अचानक एक्टिव हो गई है। एक बार फिर माहौल बनने लगा है। इस बार खेल पहले से भी बड़ा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ फैलाया जा रहा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल वीडियो पहुंचने लगे हैं। कैमरे पर धमकियां दी जाने लगी हैं। अगला आंदोलन और भी खतरनाक होगा, ऐसी बातें कही जाने लगी हैं। हुकूमत को चाहिए कि सीएए कानून को भी वापस ले लें। जी, सीएए कानून को भी वापस ले लें, क्योंकि मुसलमान हिम्मत नहीं आ रहा है, वो इससे खतरनाक आंदोलन करेगा। एक नहीं, इसके कई सैंपल हैं। एक वीडियो नहीं, कई वीडियो वायरल हैं। मोदी ने जो किया, किसानों के लिए किया, जो फैसला लिया, देश के लिए लिया। मगर मौलानाओं के जलसे में, तकरीरों में अब एक नई थ्योरी दी जा रही है, एक नया आइडिया दिया जा रहा है। मोदी को झुकाने के लिए, देश को डराने के लिए एक नया प्लान एक्टिव हो गया है। खुलकर मोदी का नाम लिया जा रहा है और हेट स्पीच के स्क्रिप्ट राइटर्स कैमरे पर आकर बहकाने और भड़काने का एजेंडा शुरू कर चुके हैं। कुछ पुराने वीडियो हैं, कुछ नए वीडियो हैं, मगर सब में मोदी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नफरत है। जो कभी अपनी जिद के आगे घुटने नहीं टेका हो, जिसको लोग ये कहते हो कि उसके मुंह से जो शब्द निकल जाए वो पत्थर की लकीर होता है, और जो खुद कहता है मेरा 56 इंच का सीना है, आज किसानों ने अपनी लठ मार मार के उसके सीने को 40 इंच का कर दिया है, 56 इंच से। इस देश में पावरफुल प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश में पावरफुल आप हैं, जनता। वो चाहे तो दिशा बदल सकती है, वो चाहे तो कुर्सियों पे जो बैठे हुए लोग होते हैं उनको कान पकड़कर नीचे उतारा जा सकता। अब एक और खतरनाक कानून मोदी ने वापस लेना चाहिए। गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जो किसानों को जो तहरीक मिली, हौसला मिला, जज्बा मिला, एक मुहिम चलाने का जो जज्बा मिला, वो मुसलमानों ने जो आंदोलन किया था 1 साल तक, सीएए और एनपीआर और एनआरसी को लेकर 1 साल तक मुसलमानों ने जो शाहीन बाग पूरे मुल्क में लगाया कि दिल्ली में दंगे और फसाद करवाए गए, मुस्लिम स्टूडेंट्स, बेटों को, बेटियों को जेल की सलाखों में ठूस दिया गया, लेकिन फिर भी मुसलमान पीछे नहीं हटे। 1 साल तक आंदोलन चला, जी हां, और पीछे नहीं हटे। कुछ समझ में आया आपको? ये तस्वीरें याद हैं आपको? सीएए और एनआरसी के नाम पर झूठ की जो पटकथा कुछ महीने पहले लिखी गई थी, एक बार फिर उसी सीन के रिक्रिएशन की तैयारी है। 3 कृषि कानून खत्म होने के बाद और यूपी चुनाव से पहले जो ऑडियो वीडियो वायरल हुए हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब की बार चुनावी माहौल में एक बार फिर धर्म वाला विशेष कार्ड खेला जाएगा। अलग अलग मंचों से अर्ध सत्य बताकर मुसलमान भाइयों को बहकाया जाएगा, भड़काया जाएगा। प्रैक्टिस अभी से शुरू हो गई है। डर और खौफ वाले डायलॉग्स एक बार फिर घूमने लगे हैं। हौसला मैं आपको दिलाना चाह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त मुल्क, प्यारे मुल्क भारत में, प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में डर और खौफ का राजनीति की जा रही है। डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। मैं पूरे मुल्क में जाकर पहले एक काम कर रहा हूं कि मुसलमानों के दिलों से डर और खौफ निकालकर उनमें हौसला पैदा कर रहा हूं।
मुसलमानों, ईमान है हमारा कि जिंदगी और मौत, जोर से बोलना, किसके हाथ में? तो ईमान ताजा हो जाएगा, अल्लाह भी खुश हो जाएगा। जोर से बोलना, जिंदगी किसके हाथ, मौत किसके हाथ, नफा किसके हाथ, नुकसान किसके हाथ, सब सारी चीजें किसके हाथ? आज ये 2 कौड़ी के लोग चड्डीधारी, समझ रहे आप, है ना? ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, ये अंग्रेजों के वफादार, ये अंग्रेजों की संडासे साफ करने वाले, ये वादा माफ गवाह बनने वाले, ये अंग्रेजों से इनाम लेने वाले, अगर ईमान को ये कहते होगे कि तुम्हारे इस मुल्क में क्या है, तो हम तो कहेंगे कि हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क में कितना हिस्सा है, ये इमारतें तुमको बताएगी कि हमारा मुल्क में कितना हिस्सा है। आज हमारे बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद से तुम करोड़ों अरबों रुपए खा रहे हो। तो क्या इस बार भी ऐसे लोगों का सिंगल पॉइंट एजेंडा मोदी विरोधी माहौल बनाने का है? लगता तो ऐसा ही है, तभी तो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर सीधा हमला प्रधानमंत्री पर किया जा रहा है, अनाप शनाप कहा जा रहा है। ये किसानों की बड़ी कामयाबी है। यकीनन किसानों का जो हौसला रहा, जो हिम्मत रही, जिस डेयरिंग, जिस बेबाकी के साथ उन्होंने इस जालिम और हिटलर हुकूमत के खिलाफ खड़े रहकर आंदोलन, मुहिम, तहरीकों के जरिए से मुकाबला किया, शहीद हुए, मारे गए, कुचले गए, गाड़ियों से बीजेपी के आतंकी बेटे ने, बीजेपी मंत्री के आतंकी बेटे ने गाड़ियों से कुचल दिया, न जाने क्या क्या कहा गया। सोचने वाली बात यह है कि पहले ओवैसी सीएए और एनआरसी को हटाने वाला बयान देते हैं, फिर योगी माहौल ना खराब करने की चेतावनी देते हैं, कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, और फिर अचानक मौलाना ब्रिगेड के अलग अलग वीडियो सबके मोबाइल पर पहुंचने लगते हैं। सीएए और एनआरसी से कहानी शुरू होती है और कश्मीर में धारा 370 की वापसी तक पहुंच जाती है। गौर से सुनिएगा, हम जो कह रहे हैं वो यूं ही नहीं कह रहे, सबूत आपके सामने है। जिंदगी में पहली बार कोई चीज वापस ली है। यूनिटी थी, एकता थी उनके अंदर, झुका दिया उन्होंने। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से अगर आपका इत्तेहाद, एकजहती, और आप जिस तरह बंगाल में एक रहे, इसी तरीके से अगर आप पूरे हिंदुस्तान में एक हो जाएं, तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से CAA भी वापस लिया जाएगा। कश्मीर से 370 ये धारा जो हटाई गई, ये भी वापस आएगी। इसके लिए आपसे फिर मेरी गुजारिश है कि बिखरने मत पाइएगा। तोड़ा जाएगा आपको, लालच दिया जाएगा आपको, बहकाया जाएगा आपको। आज फिर भी हमें गर्व है एक बात पर कि किसान लोग जीत गए, लेकिन किसानों ने प्रोटेस्ट करना कहां से सीखा? किसानों ने प्रोटेस्ट करना सीखा CAA वाले प्रोटेस्ट से। और CAA का प्रोटेस्ट किसने किया था? मुस्लिम माओ ने की थी। 103 दिन तक ये प्रोटेस्ट चला था 124 शहरों के अंदर, CAA वाला प्रोटेस्ट। उसी प्रोटेस्ट से सीख कर किसान लोग भी आए और उन्होंने भी ऐसी प्रोटेस्ट की, ऐसा एहतजाज किया उन्होंने कि पूरी तीनों कानून को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा जो कहा जा रहा है, यूं ही नहीं कहा जा रहा। इसके पीछे कोई ना कोई खेल तो है, किसी ना किसी का दिमाग तो जरूर है। तभी तो हर वायरल वीडियो में बड़ी चालाकी से 3 कृषि कानून की वापसी का जिक्र किया जाता है और बड़ी चालाकी से उसे CAA और NRC विरोधी प्रदर्शनों से जोड़ दिया जाता है। दोबारा उस आंदोलन को खड़ा करने के लिए लोगों को भड़काया जाता है। किसानों को ये आइडिया जो मिला है वो कहीं ना कहीं शाहीन बाग एहतजाज से ही मिला। शाहीन बाग का एहतजाज तो रुक गया और किसानों ने किसान बाग कायम करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मुसलमानों को चाहिए कि वो भी अज़्म करें और मुत्तहिद हो जाएं और जिन एहतजाजात को वो भूल गए हैं उन्हें फिर से जिंदा करें और कायम करें। तो ऐसे में मैं कहता हूँ कि मुसलमानों, अब तुम्हारा कोई कायद, रहबर व रहनुमा नहीं आने वाला। हमें खुद अपना बचाव और तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, किसी के भरोसे या उम्मीद में नहीं रहना होगा। अब आपको एक और शख्स की बातें सुनाते हैं। जनाब वायरल न्यूज लाइव से अपना YouTube अकाउंट चलाते हैं। इनके 13 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। कायदे से इनको खबरें बतानी चाहिए, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में बंद स्टूडियो में बैठकर, लैपटॉप लेकर, अखबार देखकर ये मोदी के खिलाफ माहौल बनाते हैं और ये फैलाते हैं।
इस शख्स ने, मोदी का घमंड, अहंकार इतना कि 1 साल तक किसानों को रोड पर बिठाया, 700 किसान शहीद हुए हैं और फिर जाकर ये 3 काले कानून वापस लेने का ऐलान किया। किसानों के ताल्लुक से जो 3 काले कानून वापस, मोदी जी का घमंड और तकब्बुर टूटा और वापस लेने का जो मोदी ने ऐलान किया, इस पर मौलाना अरशद बद्दी ने क्या कहा। और बड़ी बात ये कि और कौन सा कानून मोदी जी को वापस लेना चाहिए। मोदी जी ने 1 साल के बाद कानून वापस लेने का ऐलान किया। कुछ बेवकूफ़ लोग, धन्यवाद मोदी जी भी कह रहे हैं, उनसे ज़्यादा गोबर भक्त, अंधभक्त, पागल और बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। इनका नाम मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी है। ये मोदी से कितनी नफरत करते हैं, इसका एक सैंपल तो आपने देख लिया। अब दूसरा सैंपल देखिए, कितनी चालाकी से इसमें इलेक्शन वाला एंगल फिट किया गया है और कैमरे पर परोस दिया गया। इनका सीना थोड़ा सा पिघला आया, रहम वहम नहीं आया। मैं तो बिल्कुल इनकार, कोई रहम वहम नहीं आया। सब इलेक्शन पूरा माहौल बनाने के लिए ये घटिया, यूँ समझिए कि हरकत जिस तरीके से पूरे मुल्क में चलाई जा रही है, तो बस ये उसी को सामने रखते हुए इलेक्शन के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। कोरोना फैल रहा था, फिर भी बंगाल में रैलियां हुई, बिहार में रैलियां हुई, हजरत खुद गए, PM साहब हजरत खुद गए वहां पर और लाखों लोगों को जमा किया, मरने दिया। मगर इलेक्शन, इंतखाब, कुर्सी, सत्ता बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ऐसी कई दुकानें चल रही हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी बैशिंग है। अलग अलग वीडियोस में शुरुआती 10 सेकंड किसान की बात होती है और अगले 50 सेकंड का हिडन एजेंडा हिंदू मुस्लिम करने का होता है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसान मुखालिफ तीनों सियाह कवानीन को वापस लेने का ऐलान किया है। लेकिन जी खबरदार, इस जीत पर सिर्फ किसान मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, नरेंद्र मोदी हरगिज नहीं। अगर कोई इस बहाने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते नजर आए तो समझ लीजिए कि वो मोदी नवाजी के लिए मौके की ताक में था। आपको क्या लगता है कि अचानक वजीर आजम के दिल में रहम आया और उन्होंने तीनों कवानीन वापस ले लिए? ये फिरका परस्तों की हार है और ये तो एक अदना सी जीत है इन किसानों की। अभी फिरका परस्त हिंदुत्व ताकतों के खिलाफ पूरा महाज मुंतजिर है। पिछले कुछ घंटों में ना जाने ऐसे कितने वीडियोस बनाए गए हैं, कितना जहर फैलाया गया है। हर वीडियो को ढूंढ पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो मिले उससे एक चीज तो क्लियर है, ये गेम बहुत बड़ा है। नहीं, पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अब मौजूदा हुकूमत का गुलाम बन चुका है। ये सच्चाई है। इज्तिमाई तौर पे उन ताकतों को जो फिरका परस्ती का जहर पैदा कर रही हैं और इस तरह से इंतशार पैदा करना चाहती हैं, हमें उन्हें मिलकर मुकाबला करना चाहिए। जैसे 3% सिख लोगों ने नाक में नकेल डाल दिया, किसान कानून क्या है नहीं जानते, MSP को खत्म करने की कोशिश है। जबरदस्ती कोरोना के जमाने में सब लोग घर में सो रहे थे, सारे MP MLA उधर अंदर कानून लेकर के आ गए। क्यों? अंबानी और अदानी के गोडाउन को भरने के। क्रोनोलॉजी समझिए, यूपी में ओवैसी का मंच सजता है, जबरदस्त हिंदू मुस्लिम होता है, माहौल बनता है। ओवैसी के सामने मुसलमान खतरे में हैं कि डायलॉग सुनाई देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, गोश्त के नाम पे, गाय के नाम पे। कोई आवाज नहीं है। फैसल को मारा गया पुलिस कस्टडी में उन्नाव के अंदर, समाजवादी का कोई नेता नहीं गया। लेकिन मेरे कौम के गय्यूर नौजवानों, तुम्हारी जगह कहां है? तुम्हारी जगह हवालात है, तुम्हारी जगह जेल है, तुम्हारा कोई मकाम नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। लोग कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में क्यों आए? सुन लो नाम निहाल सेकुलर चपरासियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश कभी ना आते, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी ना आती अगर 50,000 मुसलमान मुजफ्फरनगर के दंगे में घर से बेघर ना होता। ओवैसी इसी लाइन लेंथ पर CAA और NRC का नैरेटिव फिट करते हैं और इसके तुरंत बाद धार्मिक जलसों में मौलाना ब्रिगेड की सियासी बातें मुस्लिम मोहल्लों में सबके मोबाइल पर पहुंचने लगती हैं। मौलाना अपनी तकरीरों में जानबूझकर यूपी करते हैं, भैंस और हाथी की कहानी सुनाते हैं, CBI, IB, ED का डर दिखाते हैं और मुसलमानों को भड़काने वाले ऐसे वीडियो तेजी से फैल जाते हैं। आज बहुत जल्दी लोग हक बात के लिए तैयार नहीं होते।
बोल ही नहीं सकते हैं। हक बात बोलेंगे तो सीबीआई, आईबी, एटीएस। हमारे उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत ही बुरा चल रहा है। थोड़ा सा आपने कुछ भी कह दिया, कुछ भी, तो पहले तो आप अंदर जाओ। अब ये कहते रहो कि हमने नहीं किया। आपको ना कहने के लिए, ये साबित करने के लिए मैंने ये कहा नहीं। 4, 5, 10 साल आपको इसमें गुजारना पड़ा, इसी में चले जाएंगे। एक हाथी भाग रहा था जंगल में, तो भैंस ने उससे पूछा कि तुम कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो? तो हाथी ने कहा है कि मैं इसलिए भाग रहा हूं जंगल में कि अभी अभी ऐलान हुआ है कि जो भी भैंस जंगल में दिखाई दे उसको पकड़ो और उसको ठूस दो जेल के अंदर। तो भैंस ने कहा कि जब ऐलान तो भैंस का हुआ है कि जो भी भैंस मिल जाए उसको पकड़ के ठूसो, मारो, तो तुम तो हाथी हो, तुम क्यों भाग रहे हो? हाथी ने कहा है कि 20 साल तो मुझे ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। चूंकि ये जलसा दीनी है, कोई इलेक्शन वाला जलसा नहीं है, इसलिए हम अपने मजहब की बात पर आते हैं। किसानों के नाम पर सीएए और एनआरसी वाला जो खेल शुरू हुआ है, मोदी को घेरने वाली जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, योगी के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई है, वो सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए मोदी के फैसले के बाद भी किसान संगठन अग्रेसिव है और यूपी चुनाव को देखते हुए मोदी के सियासी दुश्मन भी इसमें अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। एक उदाहरण राहुल गांधी का है। वो पहले दिन से किसानों के नाम पर मोदी विरोध की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल ने कुछ घंटों पहले सत्याग्रह जारी है का टेक्स्ट चिपकाया, आज 4 लाख देने होंगे का हैशटैग ट्रेंड कराया। और यूपी में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर राहुल को फुल क्रेडिट देते हुए उनके लिए जबरदस्त चुनावी माहौल बनाया। हमारी प्यास के आगे समंदर हार जाएगा, हमें मालूम था एक दिन सितमगर हार जाएगा। अपनी तमाम पुलिस की लाठियां, बैरिकेटिंग, वाटर कैनन की बौछारों के बाद भी, नुकीले तारों के बाद भी, अपनी पूरी प्रोल आर्मी लगा करके किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बताने के बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री जी को आज मजबूर होकर के कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। इस देश के अन्नदाता ने यह बता दिया कि तानाशाही इस देश में नहीं चल सकती। प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान ही काफी नहीं है। आपको अपनी जिद की वजह से आपने जो सैकड़ों किसानों की जान ली है, उन किसानों से माफी मांगते हुए उनके परिवारों को मुआवजा देने का भी ऐलान करिए। पहले दिन से राहुल गांधी जी किसानों के साथ खड़े थे, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी। ऐसे में राहुल गांधी जी ने कभी पंजाब से ट्रैक्टर चला करके तो कभी पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर चला करके यह साबित कर दिया कि ट्रैक्टर से सिर्फ खेत नहीं जोते जाते, हुकूमतों के गुरूर भी जोते जाते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि किसानों के नाम पर शुरू हुई ये सियासत प्रधानमंत्री के फैसले के बाद थम जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना किसान संगठन मानने वाले हैं और ना मोदी विरोधी इसे हाथ से जाने देने वाले हैं। प्रोटेस्ट का राउंड 3 तो अब शुरू होगा। इंडिया ही नहीं, विदेशों में फिर से माहौल बनेगा। संयुक्त किसान मोर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठनों के साथ मिलकर नई मुहिम छेड़ेगा। 26 नवंबर को लंदन में, उसी दिन कनाडा के सरे और वैंकूवर में, 30 नवंबर को पेरिस और फ्रांस में, 4 दिसंबर को कैलिफोर्निया में प्रदर्शन होंगे। न्यूयॉर्क में सिटी मार्च होगा। 5 दिसंबर को नीदरलैंड्स में प्रोटेस्ट की योजना है। 8 दिसंबर को ऑस्ट्रिया के वियना में माहौल गरमाएगा और ये सब पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी गई है, तो अब किसान कदम क्यों नहीं उठा रहा है? हम तो उठा देगा, तो हम तो कह रहे सरकार से कि सरकार बातचीत का रास्ता अख्तियार करे। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस समय ये भी नारा था कि पहले तीनों कानून वापसी फिर घर वापसी। अब उस नारे का क्या? नारा तो ठीक है, उसके साथ में और भी तो मसले हैं ना, वे भी तो करोगे या नहीं करोगे। इनकी समझ इतनी कम है कि हम समझाने में इनको
नाकामयाब रहे और हमें समझाने में 11 महीने लगे। फिर उन्होंने मान लिया कि हाँ ये कानून गलत थे और हमने वापसी ले लिए। तो इसका मतलब जो हम कह रहे हैं वो ठीक था। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च भी हम 27 तारीख में इसका फैसला लेंगे। 27 तारीख की हमारी मीटिंग है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक पत्र भी प्रधानमंत्री मोदी को भेजा है। हाँ, लिखा। पत्र का जवाब अभी तक आप लोग अभी नहीं आया। अभी क्या बातचीत के लिए कुछ आप लोग और कदम उठा रहे हैं सरकार से कि किसी अच्छा कैसे करे बातचीत सरकार से? बताओ भाई, कहाँ रहती है सरकार? बताओ कहाँ रहे। एक लाइन में कहें तो समझने वाले समझ सकते हैं, ये सारा प्रोग्राम ही यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 22 में योगी को कैसे हराना है, इसके लिए मोदी विरोधी नेता किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चुनावी रोटियां सेक रहे हैं और मौलाना ब्रिगेड यूपी से महाराष्ट्र तक सीएए और एनआरसी के खिलाफ माहौल बनाकर 24 से पहले मोदी को घेरने की एक नई कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच बात हुई। मीटिंग के बाद ममता बाहर निकली तो मुलाकात की पूरी डिटेल बताई। ये भी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बंगाल आने का न्योता दिया है, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। ममता आज मोदी से तो मिली, लेकिन 10 जनपद नहीं गई। ना सोनिया गांधी से मिली, ना राहुल गांधी से। ममता ने मोदी को तो बंगाल आने का न्योता दिया, लेकिन दिल्ली में सोनिया के घर से ममता को मिलने का न्योता क्यों नहीं आया, ये खुद ममता बनर्जी ने बताया। आपने सोनिया गांधी से वक्त मांगे? नहीं, हम कोई वक्त नहीं मांगा किसी से। मैंने खाली प्राइम मिनिस्टर से वक्त मांगे थे कि हमारा स्टेट इशू पे। हम और किसी से वक्त नहीं मांगे कि मेरे को पता है पंजाब इलेक्शन है, दे आर बिजी, लेट देम वर्क फॉर द पार्टी। पिछली बार आप आई थी तो आपकी मुलाकात सोनिया गांधी राहुल गांधी जी से हुई थी। मैंने तो बोल दिया ना। व्हाई यू आर आस्किंग मी ओनली वन क्वेश्चन? इस बार मुलाकात नहीं होगी क्यों? हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला मैंने टाइम नहीं मांगा। वो लोग बिजी है पंजाब इलेक्शन के लिए, लेट देम बी बिजी फॉर देयर पार्टी वर्क। आज कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का बिल्कुल ही चौंकाने वाला रूप सामने आया। ढोलक मंजीरा बजाया। दिग्विजय सिंह भोपाल के मिंटो हॉल गांधी प्रतिमा से कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा के घर की तरफ यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन 500 मीटर पहले पुलिस ने उन्हें रोक लिया। दिग्विजय सिंह का बीजेपी विधायक के घर तक जाना या आना ये कोई खबर नहीं है। दिग्विजय सिंह ने आज जो धुन बजाई है वो खबर है, वो सुर्खियां बनी। दिग्विजय सिंह ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। हिंदू धर्म के बिल्कुल नए प्रचारक बने हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हिंदू वोट के लिए कांग्रेस नेता अब क्या क्या कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह आज राम नाम जप रहे हैं। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिनकी पार्टी को राम काल्पनिक लगते हैं और खुद वो राम मंदिर और हिंदुत्व पर सियासी बयान दे चुके हैं। हिंदुत्व कोई शब्द ही नहीं हमारे धर्म में। कौन से पुराण में, वेद में हिंदुत्व शब्द है? कालचक्र का पहिया घूम गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आजकल इन्हें भी राम में ही सब नजर आ रहा है। और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को राम धुन पढ़ते हुए और राम धुन के भजन पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गांधी प्रतिमा के सामने। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर पहले प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद वो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के घर तक पैदल चलकर जाएंगे। जो अहिंसा का पाठ पढ़ाने ये उनका कहना था। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त दिग्विजय सिंह समेत जो कांग्रेस के हजारों समर्थक उनके समर्थन में यहाँ पर जुटे हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं रामधुन पढ़ते हुए खुद दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। भोपाल में आज दिग्विजय सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता राम भजन गाते सड़कों पर मिले। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक विधायक भी राम भजन में तल्लीन दिखे, जमकर राम धुन झूम रहे थे।
सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर को लेकर कभी सवाल उठाने वाले वो राम राम क्यों करने लगे। इसको समझाने के लिए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के इस वायरल वीडियो को सुनिए और जहां से दिग्विजय सिंह की राजनीतिक राम कथा का आरंभ हुआ। यहाँ नेतागिरी नहीं करना। दिग्विजय सिंह आया था, खुद करके गया है, और खड़े हो भी मत जाना। हाँ, कांग्रेस का आदमी इधर आया तो घुटने तोड़ दो, ठीक है कि नहीं। दलालों की नो एंट्री, तो ही तुम्हारा नगर सुरक्षित रहेगा, तो ही तुम्हारा इलाका सुरक्षित रहेगा। क्योंकि दलाली नहीं करने देंगे हम, ये बिल्कुल साफ समझ लीजिए। बहुत छाती पीट के गया दिग्विजय सिंह। रामेश्वर शर्मा की इसी घुटना तोड़ धमकी के बाद एमपी की सियासत गर्मा गई। इस पूरे बयान के केंद्र में दिग्विजय सिंह थे और जवाब देने के लिए मोर्चा दिग्विजय सिंह ने संभाला। घुटना तोड़ का जवाब गांधीवादी राम नीति से दिया। हिंसा पर अहिंसा की जीत है। गांधी जी ने अहिंसा से ब्रिटिश हुकूमत को हटाया, हम लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रेम, सद्भाव, अहिंसा और सद्भावना से काम करती है, हम लोग वैमनस्यता से काम नहीं करते। हम तो उनको सम्मति देने के लिए जा रहे हैं, उनको सम्मति लेने के लिए अगर पुलिस की आवश्यकता है तो हम कहते हैं जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। दरअसल दिग्विजय के राम नाम करने की वजह यही है। घुटना तोड़ धमकी के बाद दिग्विजय सिंह ने 24 नवंबर को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक रामेश्वर शर्मा के घर जाने का ऐलान किया, जिसकी तस्वीर आज भोपाल की सड़कों पर नजर आई। सर 1920 से राम जो धुन है गाई जा रही है, कांग्रेस के जो तमाम संगठन की प्रभात फेरियों में महात्मा गांधी को पढ़ा नहीं, जी जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, उनको हम रास्ता दिखाने जा रहे हैं। जी, तो सर जरूरत ऐसी क्या पड़ गई है? वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। उनका बयान से क्या है आप बताएंगे सर? अब घुटना तोड़ दो जी, हम घुटना तोड़वाने जा रहे हैं जी। तो इसमें तो विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि आपका ये राजनीतिक एजेंडा है। विवेक आगे चलो सर, विवेक आगे। सर दिग्विजय सिंह का राजनीतिक एजेंडा है ये, हमारी विचारधारा यूपी के चुनाव से पहले विचारधारा की लड़ाई है जी। वो ये कह रहे हैं कि विचारधारा तो सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी बता रहे हैं, आप उनके मंच पे रहते हैं। सलमान खुर्शीद ने कोई ऐसी बात नहीं की, जरा किताब तो पढ़िए जी, कॉमरेड किताब पढ़ो जरा। नहीं सर, लेकिन अभी उसने हिंदुत्व पे भी सर, अब ये उन्होंने कहा है कि काल नेमी बनकर जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं राशिद अल्वी ने, इस पर भी विवाद है सर। ऐसा है, उनको सीता को क्यों भूल जाते हैं जी, जय सिया राम क्यों नहीं बोलते। ये विवाद कांग्रेस बनाम बीजेपी तब हो गया जब रामेश्वर शर्मा ने भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए राम कथा का आयोजन किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी न्योता दिया। घुटना तोड़ बयान को डिफ्यूज करने निकले दिग्विजय सिंह को बीजेपी उनके पुराने बयानों को लेकर घेर रही है और पूछ रही है कि राम विरोधी अब राम राम क्यों कर रहे हैं। और अब दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह मौजूद होंगे तमाम छावनी के बाद, जहां पर वो राम धुन पढ़ते हुए आएंगे। और हालांकि पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है तमाम इलाका, ऐसे में बेहद मुश्किल होगा यहां तक आना। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा अलायंस तैयार हो रहा है। वर्ल्ड स्टेज पर चीन के खिलाफ बिल्कुल खुलकर एक बहुत बड़ा गुट बनाया जा रहा है। यह पहल अमेरिका ने की है, इसमें भारत को भी न्योता मिला है। इसमें यूरोप के बहुत से देश हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वैसे है तो पाकिस्तान भी। लेकिन चीन को इस गुट से बाहर करने के बाद से पाकिस्तान बहुत परेशान है। इस महागठबंधन में एक देश की एंट्री से चीन को और बड़ा शौक लगा है। चीन के खिलाफ इस अलायंस की पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। चीन का इंटरनेशनल बॉयकॉट शुरू हो गया है। अमेरिका ने डेमोक्रेसी पर 110 देशों की एक वर्चुअल समिट बुलाई है। इसमें भारत भी शामिल है, लेकिन चीन को नहीं बुलाया गया है, जबकि चीन के दुश्मन ताइवान को इनविटेशन भेजा गया है। न्योता तो पाकिस्तान को भी मिला है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि जहां चीन का बॉयकॉट हुआ है वो वहां क्या मुंह लेकर जाएगा। जमहूरियत पर बात करने के लिए अमेरिकी सदर बाइडेन ने 110 ममालिक को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। 9 और 10 दिसंबर को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और भारत को भी शिरकत की दावत दी गई है। चीन के बजाय ताइवान को दावतनामा भेजा गया। तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दून और कतर को भी नहीं बुलाया गया। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में चीन की बहुत बेइज्जती हो रही है।
ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने छापा है, चीन का कहना है कि ताइवान को समिट में बुलाकर अमेरिका ने गलती की है। ईरान के प्रेस टीवी ने लिखा है कि चीन से टेंशन के बीच अमेरिका ने ताइवान को न्योता दिया है। सैकड़ों एक्सपर्ट वाले अमेरिका थिंक टैंक द ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन ने लिखा है कि बाइडेन के पास डेमोक्रेसी और मानवाधिकारों को हाईलाइट करने का मौका है। ऐसी खबरें टाइम्स ऑफ इजराइल और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भी छप रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि यह अमेरिका की तरफ से भड़काने वाला कदम है। चीन किसी भी तरह से अमेरिका और ताइवान के जो संबंध हैं उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि अमेरिका एक चीन वाले सिद्धांत की इज्जत करे और जो चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर बातें हैं उसकी इज्जत करे। हम नहीं चाहते कि अमेरिका ऐसा कोई सिग्नल दे जिससे ताइवान के अलगाववाद को मदद मिले। ताइवान की ऐसी कोई कोशिश, चाहे वो अमेरिका की मदद से ही क्यों न हो, वो कामयाब नहीं होगी। जिस मुद्दे पर चीन के सामने इतना बड़ा बवंडर शुरू हो गया है, जिसे लेकर दक्षिण चीन सागर से लेकर यूरोप का बाल्टिक सागर तक गर्म हो चुका है, उसे समझने के लिए सिर्फ 5 मिनट दीजिए, आपको चाइना का करंट इंटरनेशनल स्टेटस समझ में आ जाएगा। अमेरिका ने 9 और 10 दिसंबर को लोकतंत्र पर एक वर्चुअल समिट बुलाई है। नाम है वर्चुअल समिट ऑन डेमोक्रेसी। इसमें 110 देशों को अमेरिका की तरफ से इनविटेशन मिला है, लेकिन चीन को इसमें नहीं बुलाया गया है, लेकिन उसके विरोधी ताइवान को स्पेशल इनविटेशन भेजा गया है। बस इसी बात से चीन सबसे ज्यादा चिढ़ गया है। ताइवान एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के चीन हमेशा से युद्ध की धमकी देता रहा है। चीन हमेशा ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा बताता रहा है, तो ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र बताता है। डेमोक्रेसी समिट में ताइवान को बुलाना और चीन को ना बुलाना, ये ऐसा मुद्दा है जिससे चीन बहुत बेइज्जती महसूस कर रहा है। ताइवान को लेकर चीन अलग थलग पड़ गया है। चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और अब अमेरिका ने इस आग में घी डालने का काम किया है। शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से चीन अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा है। उसकी आर्थिक नीतियों से लेकर कोरोना का खतरनाक दौर, जिसने दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, उसे कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र बनाम तानाशाह देशों वाले एक गुट को भी उभारने का तरीका कहा जा रहा है। वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट में रूस को भी न्योता नहीं भेजा गया है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को जगह नहीं दी गई है। पश्चिम एशियाई देशों में सिर्फ इजराइल और इराक को न्योता दिया गया है। अफ्रीका से सिर्फ 4 देश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और नीजे को बुलाया गया है। इस वर्चुअल समिट में तुर्की का भी बॉयकॉट किया गया है, जबकि वो नाटो का सदस्य है। तुर्की को तवज्जो नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान को एंट्री जरूर मिल गई। लेकिन अब पाकिस्तान के सामने बहुत ही कंफ्यूजन वाली समस्या है। इमरान खान का वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट में हिस्सा लेने का मतलब है कि पाकिस्तान चीन को 2 तरह से नाराज करेगा। पहला यह है कि वो उस समिट में हिस्सा लेगा जहां चीन का बॉयकॉट होगा। दूसरा ये कि वो उस समिट में जाकर एक तरह से ताइवान का समर्थन करेगा, जिसका अलगाववाद चीन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट में चीन को ना बुलाकर ताइवान को न्योता देना एक बहुत बड़ा कदम है। हाल में चीन के H-6 लॉन्ग रेंज बॉम्बर समेत कई विमानों ने ताइवान की समुद्री सरहद तक उड़ान भरी थी और एक तरह से ताइवान को उकसाया था। इसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव बढ़ा है। Taiwan has launched its first combat squadron of the F-16V. The F-16V is the latest version of the F-16 fighter jet, equipped with radar that lets it track multiple targets at once. At a ceremony in Chiayi, President Tsai Ing-wen commissioned dozens of F-16Vs that were built in a retrofit program supported by the U.S. She said that the new squadron marked a new chapter for Taiwan's self-defense. ताइवान के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उसे दुनिया में कुछ ही बहुत छोटे छोटे देशों ने मान्यता दी है। अमेरिका के भी ताइवान से आधिकारिक संबंध नहीं है, लेकिन अमेरिका उसे सुरक्षा मुहैया कराता है। भारत भी ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं रखता। ताइवान के 80 देशों के साथ आर्थिक संबंध हैं, लेकिन कोई भी देश ताइवान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता नहीं देते। ऐसे में ताइवान को ये न्योता मिलना चीन के लिए बहुत ही नाजुक मुद्दा है। ये जिनपिंग के विस्तारवाद को सीधे तौर पर डिप्लोमेटिक चुनौती है।
ताइवान के पास का इलाका दक्षिण चीन सागर का ही है और यहाँ आसपास अमेरिका की नेवी भी हमेशा मौजूद रहती है। इसलिए डेमोक्रेसी समिट वाला कदम अमेरिका और चीन के रिश्तों को और बुरे दौर में ले जाएगा। चीन अब सुपर पावर अमेरिका को सीधे चैलेंज कर रहा है और अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने चीन को घेरने की चुनौती है, लेकिन उनके सामने रास्ते बहुत कम हैं। एक सुपर पावर के तौर पर अमेरिका ढलान की तरफ है। रूस और चीन उसके सामने मिलकर एक नया चैलेंज पेश कर रहे हैं। चीन ने हांगकांग में अपने दबदबे को कायम करने के लिए वहां के स्टेटस को बदलने की कोशिश की है। चीन दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखा रहा है। भारत के साथ एलएसी पर तनाव शुरू करना भी उसके एक बड़े गेम का हिस्सा है। चीन से अब धीरे धीरे दुनिया के कई मुल्क दूरी बनाने लगे हैं। चीन के ऑस्ट्रेलिया से संबंध बिगड़े हैं, भारत से उसका तनाव बना हुआ है और जापान से भी अच्छे सिग्नल नहीं है। लेकिन चीन के पूरी दुनिया से कारोबारी रिश्ते ऐसे हैं कि उसका टोटल बॉयकॉट भी नहीं किया जा सकता है और इसी का फायदा चीन भी उठा रहा है। दुनिया में 195 देश हैं। इनमें 56 देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रहे हैं। इनमें भारत और अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क हैं। बाकी देशों में या तो राजशाही है या तानाशाही है या एक पार्टी की हुकूमत है या फिर वो आधे अधूरे लोकतंत्र के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का लोकतंत्र भी चरमराया हुआ है, लेकिन कागज पर उसका स्टेटस डेमोक्रेसी वाला ही है। लेकिन अब वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट में उसको बुलावा मिलने के बाद पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि इसका जश्न मनाए या इमरान खान फोन करके जिनपिंग से इसमें शामिल होने की इजाजत मांगे। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन ने इसके बारे में छापा है कि पाकिस्तान को इनविटेशन मिला है, जबकि पाकिस्तान टुडे ने लिखा है कि बाइडेन ने पाकिस्तान को तो बुला लिया लेकिन चीन को छोड़ दिया। इसलिए अगले 15 दिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत उठापटक होने वाले हैं। चीन अभी और गुस्सा होगा, अमेरिका से भी बयान आएंगे, दक्षिण सागर में हलचल होगी। मुमकिन है चीन फिर से अपने फाइटर जेट उसकी तरफ भेजकर तनाव पैदा करने की कोशिश करे। इसलिए चीन पर पूरी दुनिया नजर बनाए रखेगी, क्योंकि उसकी बदमाशी को कंट्रोल करना इस वक्त एक इंटरनेशनल एजेंडा बन चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।